गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट 2 फिजिक्स के फर्स्ट पेपर थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में यूनिट 2 और चैप्टर 4 प्रोडिक्शन ऑफ लो टेम्परेचर एंड एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। न्यून ताप का उत्पादन और उसके अनुप्रयोग। 19वीं सेंचुरी के प्रारंभ तक ये माना जाता था कि बर्फ़ जो है वो सबसे ठंडी वस्तु है और बर्फ़ का जो ताप होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उसे ही हमने टेम्परेचर स्केल ताप पैमाने का शून्याक बिंदु 0 पॉइंट मान लिया था। मतलब ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया, इसके सापेक्ष हम ताप नापते थे। उसके पश्चात फॉरेनहाइट नाम के साइंटिस्ट ने बर्फ़ के अंदर सॉल्ट मिलाकर ये प्रदर्शित किया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप भी प्राप्त किया जा सकता है। बॉयल्स और चार्ल्स के गैसों के नियम के सिद्धांत में ये पाया गया कि बर्फ़ के गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 273 डिग्री नीचे तक भी ताप प्राप्त किया जा सकता है। भौतिकी की अनेकों घटनाएं जो हैं वो न्यून ताप पर होती है, जिसका मुख्य एग्जाम्पल है अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी। अतः न्यून ताप प्राप्त करने के लिए अनेकों विधियां काम में ली गई। उनमें से कुछ मुख्य विधियां निम्न हैं। पहली, कूलिंग बाय मिक्सचर मेथड, मिश्रण की विधि से शीतलन। दूसरा, कूलिंग बाय इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड्स, द्रवों के वाष्पन द्वारा शीतलन। तीसरा, कूलिंग बाय जूल थॉम्सन एक्सपांशन, जूल थॉम्सन प्रसार द्वारा शीतलन। कूलिंग बाय एडियाबैटिक एक्सपांशन ऑफ कंप्रेस्ड गैस, संपीड़ित गैसों के रुद्धोष्म प्रसरण से शीतलन। कूलिंग बाय एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन, रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन। इनमें से पहले दो मेथड जो है तो कन्वेंशनल है, काफ़ी पुराने हैं, इन्हें हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। उसके पश्चात एक एक करके इन तीनों विधियों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कूलिंग बाय मिक्सचर मेथड से। मिश्रण की विधि से शीतलन प्राप्त करना, न्यून ताप प्राप्त करना। ये पाया गया कि बर्फ़ में कुछ स्पेशल प्रकार के सॉल्ट्स मिलाने से बर्फ़ का ताप जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है। यदि किसी ऊष्मारोधी पात्र के अंदर बर्फ़ रखी हुई है, ऊष्मारोधी पात्र का मतलब है जहाँ ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। यदि किसी ऊष्मारोधी पात्र में बर्फ़ रखी हुई है, उसमें हम कोई सॉल्ट डालते हैं, तो बर्फ़ को पिघलने के लिए कुछ ऊष्मा की आवश्यकता होती है। बर्फ़ या ऊष्मा उस सॉल्ट से ले लेती है, जिसके फलस्वरूप बर्फ़ के मिश्रण या सॉल्ट का ताप जो है वो कम हो जाता है। वह न्यूनतम ताप जिसे लवण के मिलाने पर प्राप्त किया जाता है उसे हम गलन क्रांतिक ताप कहते हैं। ये बहुत पुरानी विधि है। पुराने ज़माने में इस विधि से आइसक्रीम जो है, कुल्फ़ी जमाई जाती है। अभी भी इंटीरियर में, गाँवों में जो है ये विधि काम में ली जाती है। था सेकंड, कूलिंग बाय इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड, द्रवों के वाष्पन से शीतलन। जब भी किसी द्रव पर दाब घटाया जाता है तो उसमें वाष्पन की प्रक्रिया जो है वो अधिक तेजी से होने लगती है। अर्थात द्रव पर दाब का मान घटाकर हम सामान्य क्वथनांक से भी कम ताप पर द्रव के उबलने की प्रक्रिया को संभव कर सकते हैं। इस प्रकार के वाष्पन की प्रक्रिया में कुछ गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट की आवश्यकता होती है, जो कि द्रव से ही ग्रहण करता है, जिसके फलस्वरूप द्रव का ताप और भी कम हो जाता है। कीसम नाम के साइंटिस्ट ने द्रव हीलियम के दाब को 0.0036 मिलीमीटर मरकरी कॉलम तक कम करके 0.726 केल्विन ताप तक शीतलन किया था। इसी तरह से लिक्विड हीलियम 3 को अत्यधिक न्यून दाब पर उबालने पर 0.4 केल्विन ताप तक प्राप्त पहुंचा जा सकता है। अभी हमारे मॉडर्न
ईरा में जो फ्रिज हैं, रेफ्रिजरेटर्स जो हैं, वो इसी विधि पर कार्य करते हैं। सामान्यतः अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड आदि जो हैं वो द्रव प्रशीतक रेफ्रिजरेंट के रूप में काम में ले जाते हैं। द्रव प्रशीतक का एक वाष्पचित्र में वाष्पन होता है, जिससे वो सराउंडिंग से ऊष्मा लेता है। जब सराउंडिंग से ऊष्मा लेगा तो सराउंडिंग्स का जो ताप है वो कम हो जाता है। निम्न दाब पर उत्पन्न वाष्प जो है, वाष्प को एक कंप्रेसर। नेक्स्ट है कूलिंग बाय जूल थॉम्सन एक्सपांशन, जूल थॉम्सन प्रसरण के द्वारा शीतलन। जूल थॉम्सन इफेक्ट को हम इसका हम डेरिवेशन जो है हम मैक्सवेल्स इक्वेशन के एप्लीकेशंस भी पढ़ चुके हैं। आज हम इससे न्यून ताप कैसे प्राप्त किया जाता है वो देखेंगे। जूल थॉम्सन के अनुसार जब भी किसी गैस को उच्च दाब वाले क्षेत्र से पोरस प्लग के द्वारा निम्न दाब वाले क्षेत्र में प्रसारित करते हैं तो गैस के ताप में परिवर्तन प्रेक्षित होता है। इस प्रभाव को हम जूल थॉम्सन प्रभाव, जूल थॉम्सन इफेक्ट और इस प्रकार के गैस के प्रसार को हम जूल थॉम्सन प्रसार, जूल थॉम्सन एक्सपांशन कहते हैं। फिर रिपीट कर रही हूँ, जब किसी गैस को उच्च दाब वाले क्षेत्र से पोरस प्लग के द्वारा निम्न दाब वाले क्षेत्र में प्रसारित करते हैं तो गैस के ताप में परिवर्तन प्रेक्षित होता है। पोरस प्लग क्या होता है? पोरस प्लग को हम अनेक समानांतर छोटे छोटे छिद्रों के रूप में मान सकते हैं। जैसा कि आपने केमिस्ट्री में देखा होगा, केमिस्ट्री लैब में कोई केमिकल्स की बॉटल पे लकड़ी का कॉर्क लगा होता है। लकड़ी का जो कॉर्क होता है वो एक तरह का पोरस प्लग ही होता है। उसमें सूक्ष्म छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जब गैस उच्च दाब वाले क्षेत्र से गैस इस पोरस प्लग से गुजरती है, पोरस प्लग में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो उपरोधी प्रक्रम के कारण गैस जो है वो तार की भांति खिंच जाती है। किसी पतली सी नली में से किसी थोड़ी सी मोटाई वाली चीज को हम निकाल लेंगे तो क्या होगी, वो खिंच जाएगी तार की भांति। तो जूल थॉम्सन के अनुसार वास्तविक गैसों के अणुओं के मध्य जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अंतर आणविक बल जो है कार्य करते हैं। जब पोरस प्लग से गैस गुजरती है तो गैस का प्रसार होता है, क्योंकि हम कहते हैं तार की भांति खिंच जाती। किसकी वजह से? उपरोधी प्रक्रम की वजह से। तो गैस के अणु क्या होंगे, दूर दूर हो जाएंगे। तो इस स्थिति में गैस के अणु के मध्य जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कार्य कर रहा है उसके विरुद्ध कार्य होता है। इस कार्य को करने में क्या होता है, अणुओं की खुद की आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी जो है वो खर्च होती है, जिससे ताप में कमी प्रेक्षित होती है। तो यहाँ पर हमने गैस के प्रसरण को जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के द्वारा एक्सप्लेन की, उसकी व्याख्या की। तो हम ये कह सकते हैं कि जूल थॉम्सन के इस प्रयोग से रियल गैसों के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अस्तित्व की भी पुष्टि होती है कि गैसेस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है एग्जिस्ट करते हैं। अब इसका हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखेंगे जूल थॉम्सन प्रसरण का। जूल थॉम्सन प्रसरण का एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है इस प्रकार का होता है। सबसे पहले हम वास्तविक गैसें, रियल गैसेस जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एयर, इसमें से मॉइस्चर, वाष्प को जो है हम मॉइस्चर को हम दूर करके इसको हम संपीड़क में यहाँ से भेजते हैं। जब संपीड़क के अंदर, संपीड़क कौन सा है, कंप्रेसर कौन सा है, सी, इसके अंदर गैस होती है, तो ये पिस्टन को हम इस डायरेक्शन में चला के गैस को हम क्या करेंगे, दाब बढ़ाएंगे और उच्च दाब पर रख के इसको संपीड़ित करते हैं, गैस को संपीड़ित करते हैं, कंप्रेस करते हैं। संपीड़ित करने के पश्चात हम गैस को इस सर्पिल आकार वाली नली से गुजारते हैं, जिससे इसका दाब जो है, जब इस प्रकार की नली से गैस गुजरेगी तो उसका दाब जो है और भी बढ़ जाएगा। उसके पश्चात इसको हम एक धातु की नली के अंदर प्रवेश करा देते हैं। ये धातु की नली है पूरी इस तरह से। इस धातु की नली के
मध्य में ये पोरस प्लग W जो है वो लगा हुआ है। ये पोरस प्लग या तो रुई का होता है या ऊन का बना होता है। ग्लासफुल या ऊन का सरहंदी कुचालक होता है। इसे हम दो महीन छिद्रयुक्त प्लेट बी और बी के मध्य रखते हैं। ये बी और ये बी के मध्य ही हमने पोरस प्लग रख दिया। इसके चारों तरफ कुचालक रुई लपेटी हुई होती है। इसके चारों तरफ कुचालक रुई लपेटी हुई होती है। उसके पश्चात इसे हम लकड़ी के बॉक्स बी में रख देते हैं, जिससे कि पोरस प्लग बाहर के वातावरण से पूर्णतः ऊष्मारोधी रहे। इसके अंदर कहीं से भी ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो। इस पोरस प्लग के दोनों तरफ टेम्परेचर नापने के लिए हम प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर T1 और T2 लेते हैं, जो कि पोरस प्लग से गुजरने से पहले का टेम्परेचर और पोरस प्लग से गुजरने के टेम्परेचर को नापता है। इस पोरस प्लग से गुजरने से पहले गैस का दाब जो है इस मैनोमीटर के द्वारा जो M से दिया गया उससे नापा जाता है। और इसके बाद पोरस प्लग से गुजरने के बाद दूसरे सिरे पर जो है नली जो है ये वाली A ये वातावरण से प्रत्यक्ष संपर्क में होती है, जिसकी वजह से गैस का दाब यहाँ पर एक वायुमंडलीय दाब होता है। इस पूरे संपूर्ण उपकरण को हम एक वाटर रिजर्वायर में रखते हैं, ताकि गैस का प्रारंभिक ताप जो है वो समान रहे। ये ठंडा पानी है, इसके अंदर रखते हैं, जिससे गैस का ताप जो है वो समान रहे। अब एक ज्ञात दाब P और ज्ञात टेम्परेचर T1 पर गैस को पोरस प्लग से गुजारा जाता है। जब गैस का फ्लो स्थिर हो जाता है तो इस पोरस प्लग से आने वाली गैस का टेम्परेचर हम T2 ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रयोग द्वारा लगभग सभी वास्तविक गैसेस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, एयर का अध्ययन किया गया, जिससे निम्न परिणाम प्राप्त हुए। लगभग सभी वास्तविक गैसेस जो हैं वो उपरोधी प्रक्रम के अंदर ताप में परिवर्तन को प्रदर्शित करती हैं। सरन डार्ट से गुजरने के पश्चात ताप परिवर्तन जो होता है वो दाब में जो परिवर्तन हुआ है उसके समानुपाती होता है। हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस के अलावा जितनी भी वास्तविक गैसें हैं सामान्य ताप पर कूलिंग प्रदर्शित करती हैं, शीतल प्रभाव दिखाती हैं, जबकि ये दोनों गैसेस हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस जो हैं वो सामान्य ताप पर हीटिंग इफेक्ट दिखाती हैं, तापन प्रभाव दिखाती हैं। अर्थात ये दोनों गैसेस जब पोरस प्लग से गुजरती हैं तो सामान्य ताप पर इनके ताप में वृद्धि हो जाती है। सभी गैसों के लिए एक नियत विक्रमण ताप होता है, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन होता है। यदि गैस का ताप इस विक्रमण ताप से कम हो तो शीतलन प्रभाव, और यदि गैस का प्रारंभिक ताप टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन से अधिक हो तो हमें हीटिंग इफेक्ट दिखाई देता है या उत्पन्न होता है। सभी गैसों के लिए, फिर रिपीट करूं, सभी गैसों के लिए एक नियत विक्रमण ताप होता है। जब गैस का प्रारंभिक ताप इस ताप से कम होता है तो हमें शीतलन मिलता है। जब ये ताप गैस के प्रारंभिक ताप से अधिक होता है, गैस का प्रारंभिक ताप इस ताप से अधिक होता है तो हमें हीटिंग इफेक्ट दिखाई देता है। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम का जो प्रारंभिक ताप होता है सामान्य ताप पर वो वितरण ताप से अधिक होता है, इसलिए वो हीटिंग इफेक्ट दिखाती हैं। पोरस प्लग के दोनों तरफ नियत दाबांतर के लिए गैस का कूलिंग इफेक्ट प्रारंभिक ताप बढ़ने से घटता है। यदि हम गैस का प्रारंभिक ताप बढ़ा देंगे तो शीतलन जो है वो कम होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जूल थॉम्सन प्रसार के
इस प्रयोग के सिद्धांत के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।